हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक और नई खबर को लेकर। हाल ही में हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी तरफ से कुछ नए रिजल्ट आंकड़े प्रदर्शित करे गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के अंदर लगभग लगभग हर 2 महीने के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी एक बैठक करती है और उस बैठक के अंदर कुछ डिसीजन देती है और उसी डिसीजन से यहाँ पर फैसले निकल के आए हैं कि अभी फिलहाल की स्थिति में हमारी ईएमआई के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, बैंकों की ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। पर फिर भी यहाँ पर रेट चेंज ना होने के बावजूद भी भारतीय बाजार के अंदर लगभग लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर फंड फ्लो होने वाला है। तो वो कैसे होने वाला है उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। एमएसएफ क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, ये हैं शक्तिकांत दास जी, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसको हेड करने वाले व्यक्ति हैं। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर फिलहाल की स्थिति में रेट चेंजेस क्यों नहीं करे गए हैं, इसके पीछे की चर्चा भी हम करेंगे। तो उसका एक सबसे प्रमुख कारण है जीडीपी लो दिख रही है। जीडीपी लो दिख रही है, इसका तात्पर्य क्या है? हर तिमाही रिजल्ट प्रदर्शित होते हैं हमारे देश के अंदर कि जीडीपी की क्या स्थिति है, बढ़ रही है, घट रही है। तो लगभग 7 तिमाही के जो रिजल्ट हैं उसके अंदर सबसे निचले स्तर के अंदर फिलहाल भारत की जीडीपी, मतलब जीडीपी के अंदर यहाँ पर कमी देखने को मिली है। लगभग 7 तिमाही के यहाँ पर जो स्तर है उसमें सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। तो इसी को आधार मानते हुए भी यहाँ पर जो डिसीजन दिए गए हैं पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। हालांकि यहाँ पर साल दर साल जो यहाँ पर ग्रोथ में यहाँ पर चेंजेस हुए हैं उसके अंदर सबसे कमी यहाँ पर माइनिंग के क्षेत्र में देखने को मिली है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन, फिर एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर एक भी क्षेत्र यहाँ पर क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, मान लीजिए अगर घर ही बनाना लग जाए व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, हर कोई सा क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। क्योंकि घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंटें चाहिए, बालू रेती चाहिए, तो इसका सेक्शन डेवलप होगा। घर बनाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लगेंगे, तो इसका क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा। तो ओवरऑल जीडीपी क्या हो गई है, कम हो गई है। जीडीपी अपने नीचे 7 तिमाही का जो स्तर है उसमें सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई है। तो आरबीआई यहाँ पर क्या कर रही है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इसको रिकवर करने का प्रयास कर। अब कैसे रिकवर करती है तो उसको मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है, एक बैंक है, हमारे घर के आसपास बैंक होता है, एसबीआई होता है, पंजाब नेशनल बैंक होता है, बैंक ऑफ इंडिया होता है। अलग अलग जितने बैंक आप अपने घर के आसपास देखते हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं या कमर्शियल बैंक होते हैं, जिनका प्रमुख काम हम जैसे जो क्या होते हैं, लोग होते हैं, इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अगर इन्हें बैंक में पैसा जमा करना है तो बैंक में पैसा जमा रखना, अगर बैंक से लोन लेना है तो लोन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इस प्रकार से कमर्शियल बैंक लोन देना और लोन लेने का यहाँ पर क्या करती है, प्रमुख काम करती है। पर ओवरऑल यहाँ पर इन सभी बैंकों का भी क्या होता है, एक बैंक होता है जिसे आरबीआई बोला जाता है। आरबीआई इस पूरे बैंकों के सर्कल को क्या करता है, यहाँ पर कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के बाद में यहाँ पर क्या करता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे इनके वेलफेयर को आगे बढ़ाया जाए। ओवरऑल आरबीआई का प्रमुख काम यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको भी यहाँ पर मैनेज करना है, बैंकों के ऊपर कंट्रोल भी करना है। और अगर किसी बैंक को इनिशियल क्या होती है, फंड की जरूरत पड़ती है या फंड की आवश्यकता पड़ रही है तो भी उसकी पूर्ति यहाँ पर बैंक करता है। अब थोड़ा सा बैंक की यहाँ पर प्रणाली को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बालिका है, कोई एक लड़की का नाम ले लो, कोई लड़के का नाम ले लो, अजय, अजय का नाम लेते हैं। अजय है, अजय नाम का व्यक्ति है। अजय के पास में कुछ लाख रुपए हैं। ये लाख रुपए अगर वो क्या करता है, अपने पास रखेगा, तो धीरे धीरे क्या होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ इसका जो लाख रुपया है वो लाख रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि देखिए मान लीजिए आज 1 लाख रुपए में कुछ वस्तु खरीदी जा सकती है और धीरे धीरे क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगी, अब लाख रुपए में वो वस्तु नहीं आएगी। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ने के साथ में पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो अब इसका क्या करें, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि भैया इसको घर में मत रखो, पैसे को तुम कहाँ रख दो, बैंक पे रख दो। तो बैंक पे रखने से क्या होगा, बैंक में रखेंगे तो बैंक उसके बदले क्या देगी, ब्याज देगी। तो एक तरीके से आपको जो पैसा घर में पड़ा है उसको कहाँ रख दो, बैंक को रख दो, तो बैंक उसके बदले आपको क्या दे देगी, ब्याज दे देगी। अब बैंक क्या करती है भैया, सभी लोगों से पैसा ले लेती है और पैसा लेने के बाद में एक का पैसा दूसरे को पकड़ा देती है। मान लीजिए अजय से पैसा लिया, उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया और मैं वहां पर गया कि बैंक मुझे लोन दे दो, तो बैंक अजय का पैसा उठा के मुझे दे देती है। तो इस प्रकार से ये बहुत सूक्ष्म सर्कल यहाँ पर चलाती है बैंक।
बैंक यहाँ पर क्या करती है, एक तो पैसा ले रही है। अब पैसा ले रही है तो यहाँ पर आरबीआई ये भी देखता है कि भैया पैसा लेती जा रही और देती जा रही है, तो इसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। क्योंकि अगर बैंक का प्रमुख काम ही यही है कि लोन लेना और लोन देना, लोन लेना, लोन देना, इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा अगर ये जाल बढ़ गया और मान लीजिए बाय चांस कभी अजय उसका पैसा लेने आ गया, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, आरबीआई पैसा मतलब जो बैंक है वो बैंक पैसा कहाँ से लाएगा। तो आरबीआई हर बैंक को गाइडलाइन देती है, क्या देती है, भैया अगर मान लो आपके पास जो भी पैसा आता है जमा होने के लिए, आप उसी में से लोन बांटते हो, आपके पास और कोई रास्ता तो नहीं है। तो हम आपको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक तर्क देते हैं। तर्क मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है उसके अंदर आप एसएलआर रखेंगे। एसएलआर का मतलब क्या है, एसएलआर फिलहाल की स्थिति में 18%, मतलब 18% पैसा, जो भी पैसा आपके पास डिपॉजिट में आता है उसको आप 18% अपने पास ही रिजर्व रखेंगे और इस पैसे को आप लोन के रूप में नहीं दे पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात एक होता है सीआरआर। अब सीआरआर का मतलब क्या होता है, आरबीआई बोलती है कि ये लगभग लगभग अभी फिलहाल की स्थिति में 4.5% था। 4.5% जितना भी डिपॉजिट आएगा उसको तुम्हें हमें हमारे पास रखना पड़ेगा, मतलब किसके पास, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो आरबीआई यहाँ पर क्या कर रही है, बैंक के ऊपर कंट्रोल रख रही है कि यहाँ पर क्या करो, एसएलआर मेंटेन करके रखो, सीआरआर मेंटेन करके रखो। तो सीएलआर और एसएलआर को मेंटेन रखो ताकि अगर भविष्य में कभी एक्सेस तुमको क्या हो जाए, जरूरत पड़ जाए धन की, तो तुम सीएलआर और एसएलआर से क्या कर लो, आवश्यकताओं की पूर्ति कर लो। पर कभी कभार क्या होता है, बैंक को और ज्यादा धन की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, उधार लेती है। किससे उधार लेती है, वो उसके पिताजी मतलब आरबीआई से लेती है। तो आरबीआई बोलता है देखो अजय को जरूरत है, सुनीता को जरूरत है, कनिका को जरूरत है अगर लोन की, तो वो क्या करेगी, तुम्हारे पास आएगी और तुम उसको उसके बदले क्या दोगे, लोन तो दोगे पर तुम उसके बदले क्या लोगे, ब्याज लोगे। तो ऐसे ही अगर तुमको भी पैसे की जरूरत है तो तुम मुझसे क्या लो, पैसा लो, पर मैं भी उसके बदले क्या लूंगा, ब्याज दूंगा। तो आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को क्या देता है, पैसा देता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर बैंक के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है और वो क्या कर रहा है, वो संभाल नहीं पा रहा है, तो उस पैसे को आरबीआई को क्या कर देता है, वापस से जमा कर देता है। तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और आरबीआई देश के अंदर जो महंगाई कंट्रोल करती है वो इसी रेपो रेट के माध्यम से, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से, एसएलआर और सीआरआर के माध्यम से करती है। फिलहाल की स्थिति में रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं आया। हर बार क्या होता है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट में चेंजेस कर देती है। अब रेपो रेट में चेंजेस कर दे तो उससे महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, तो देखो थोड़ा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रेपो रेट का मतलब क्या है कि आरबीआई किस रेट पर बैंकों को पैसा देगी। अगर क्या कर दे आरबीआई, इस रेपो रेट को बढ़ा दे, तो फिर क्या होगा, बैंकों को पैसा ज्यादा ब्याज पे मिलेगा। और बैंकों को अगर पैसा ज्यादा ब्याज पे मिलेगा, मान लीजिए 6% में मिल रहा है, तो बैंक उस 6% को, अगर कोई सामने व्यक्ति आता है लोन लेने, तो उसको 6% पे तो देगी नहीं, उसको 7%, 7.5% या जो भी 6% से ज्यादा के अमाउंट पे देगी। और अगर ऐसे ही धीरे धीरे आरबीआई क्या करता है, यहाँ पर रेपो रेट को बढ़ाएगा, तो बैंक भी क्या करेगी, उसकी लोन की रेट को बढ़ाएगी। लोन की रेट को बढ़ाएगी तो कोई भी व्यक्ति फिर लोन लेगा क्या, नहीं लेगा। और लोन नहीं लेगा तो मार्केट में फिर क्या नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा। तो लोग क्या होगा, पैसा संभाल के खर्चा करेंगे, संभाल के पैसा खर्चा करेंगे। तो जो आज मन लग रही है कि ये भी उठा लूं, वो भी उठा लूं, ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, तो फिर लोग संभल के पैसा खर्चा करेंगे। और संभल के पैसा खर्चा करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, चीजें मार्केट में बढ़ जाएगी, और मार्केट में बढ़ जाएगी तो उसकी क्या हो जाएगी, फिर वहां पर अधिकता, और अधिकता के कारण उसका प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अधिकतर बार आप देखते हैं किसान अगर क्या कर देता है, ज्यादा आलू प्याज उगा देता है, तो उस समय फिर सड़कों पे फेंकना पड़ता है क्योंकि एक्सेस हो जाता है और फिर उसका प्राइस गिर जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल करती है। पर कभी कभार महंगाई बढ़ जाती है तो फिर उसको क्या करती है आरबीआई, उसको भी कंट्रोल कर देती है। भैया बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, अब महंगाई कैसे बढ़ाएं, तो फिर क्या कर दो, यहाँ पर रेपो रेट को ढीला छोड़ दो। रेपो रेट को ढीला छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बैंक भी क्या करेगी, ढीला रखेगी। बैंक भी क्या करेगी, सस्ता लोन देगी, और सस्ता लोन देगी तो यहाँ पर चीजें क्या होगी, यहाँ पर सस्ती बेची जाएगी। अब सस्ती बेची जाएगी, लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से आरबीआई महंगाई को यहाँ पर कंट्रोल करती है। किसके माध्यम से करती है, रेपो रेट के माध्यम से करती है। पर फिलहाल की स्थिति में आरबीआई ने जो कमेटी बनाई है और उस कमेटी के अंदर डिसीजन दिए, उसके अंदर बोला है कि हमने यहाँ पर रेपो रेट में तो कोई भी परिवर्तन नहीं करा है। शक्तिकांत दास जी कह रहे हैं कि यहाँ पर रेपो रेट के अंदर तो क्या हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ, तो फिर क्या करा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आरबीआई बैंक के ऊपर और कंट्रोल रखती कि भैया बहुत ज्यादा लोन ना बांटे,
बहुत ज्यादा लोन भी बांटेंगे तो क्या होगा, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज से फिर महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई यहाँ पर क्या करता है, कंट्रोल रखता है एसएलआर और सीआरआर के माध्यम से। तो उस जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, जो आरबीआई को बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है जो पैसा, उसके अंदर यहाँ पर आरबीआई ने क्या कर दी, कटौती कर दी है। आरबीआई ने यहाँ पर अभी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया है कि अभी जो सीआरआर का जो रेट चल रहा था 4.5%, उसको घटा के क्या कर दिया, 4% कर दिया। अब यहाँ पर बैंकों के पास जो पैसा था, जो पहले 4.5% बैंकों को आरबीआई में रखना पड़ता था, अब वो 4% ही बैंकों को रखना पड़ेगा आरबीआई में। मतलब 0.5% जो पैसा है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। तो 1 लाख करोड़ रुपए अब बैंकों के पास एक्स्ट्रा में रहेगा। तो एक्स्ट्रा में रहेगा तो बैंक उसको क्या करेगी, ज्यादा लोन में बांटेगी। ज्यादा लोन में बांटेगी तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो फिर क्या होगी, चीजें बनना शुरू हो जाएगी। चीजें बनना शुरू हो जाएगी तो हमारी जीडीपी में क्या होगी, ग्रोथ देखने को। तो इस तरीके से जीडीपी को भी इंक्रीज करने के लिए, मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आरबीआई की तरफ से यहाँ पर पूरा का पूरा डिसीजन लिया गया है। तो इस बार यहाँ पर जो सीएलआर की जो रेट है उसको बढ़ाकर यहाँ घटाकर यहाँ पर क्या कर दिया, 4.5 से यहाँ पर 4% कर दिया। पर फिलहाल जो रेपो रेट है, रेपो रेट को अनचेंज रखा है, 6.5% यहाँ पर रेपो रेट रखा है। यहाँ पर जो अगली जो एसडीएफ रेट है, एसडीएफ रेट आगे मैं बताता हूँ उसको क्या बोलते हैं, एसडीएफ रेट को भी अनचेंज रखा है 6.25%। तो ओवरऑल ये चीजें यहाँ पर आरबीआई ने फिलहाल की स्थिति में करी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपको बता ही चुका हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि मार्केट में कितना पैसा रखना है, कितना पैसा निकालना है। मतलब मार्केट में जो अपनी जो महंगाई को बढ़ाना या घटाने के ऊपर जो पूरा काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता और घटाता है। बढ़ाएगा रेपो रेट को, अगर रेपो रेट को बढ़ाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक फिर लोन ज्यादा रेट में बांटेगी। जो लोन ज्यादा रेट में बांटेगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो रेपो रेट बढ़ रही है तो लोन की रेट बढ़ रही है, लोन की रेट बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। पर यहाँ पर अगर मार्केट में अगर हमें डिमांड क्या करनी है, बढ़ानी है, तो रेपो रेट को कम करना पड़ेगा। और रेपो रेट को कम करना पड़ेगा तो बैंक भी सस्ता ब्याज देगी, सस्ता ब्याज देगी तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, और फिर डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगी, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगी तो यहाँ पर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उतनी ज्यादा मार्केट में क्या बढ़ेगी, डिमांड, और उससे क्या होगी, फैक्ट्रियां संचालित होगी और हमारे देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल जीडीपी को भी कंट्रोल, जीडीपी को भी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और ओवरऑल यहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट में भी कोई परिवर्तन नहीं करा, पर फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी ने यहाँ पर राहत की सांस यहाँ पर दी है लोगों को कि भैया इस बार तुम्हारे पास क्या है, मौका है, जो भी क्या करना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो खरीद लो। पर ओवरऑल 2 महीने में क्या ही करेंगे, क्योंकि 2 महीने बाद फिर यहाँ पर चेंजेस होगा। जो आरबीआई की कमेटी है लगभग हर 2 महीने में क्या करती है, अपने डिसीजन देती रहती है। ये 6 मेंबर कमेटी होती है, जिसके अंदर जो 3 मेंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये आरबीआई से ही नॉमिनेटेड होते हैं। और बाकी जो 3 लोग होते हैं गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करती है, अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। के अंदर एक व्यक्ति क्या होता है, लीडर होता है, जो आरबीआई का ही क्या होगा, चीफ होगा, या आरबीआई का जो बोला जाए तो डायरेक्टर। रेपो रेट क्या होती है, तो मैंने बता दी। रेपो रेट का मतलब जिस रेट पर बैंक क्या करती, आरबीआई बैंकों को लोन देती है, भैया तुमको अगर पैसा चाहिए तो कहां से, मैं दूंगा, और मैं दूंगा तो उसके बदले तुमसे क्या लूंगा, ब्याज लूंगा। तो रेपो रेट तो हमने जान ली, ठीक है। उसके बाद में रेपो रेट का मैकेनिज्म भी सवाल, इस बार जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव में यहाँ पर उन्होंने सबसे ज्यादा जो परिवर्तन करा है वो किसके अंदर करा है, सीआरआर में करा है। एमएसएफ क्या होता है, तो एमएसएफ मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, एमएसएफ और एसडीएफ, एमएसएफ और एसडीएफ को देख लो, ठीक है। जो एसडीएफ होता है, एसडीएफ का मतलब क्या होता है, द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और दूसरी क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इन दोनों में क्या होता है, जब यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस फंड हो जाता है, इसके पास में एक्सेस फंड हो जाता है बैंक के पास में, तो बैंक क्या करती है, उस पैसे को आरबीआई के पास रख देती है। तो जिस रेट पर रखती है उसको एसडीएफ बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर जब बैंकों के पास में आरबीआई के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है और बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक उससे क्या करती है, लोन में पैसा लेती है, तो उसको बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट को ही क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर इस बार का ये पूरा का पूरा की पॉइंट्स है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसने क्या करा है। तो सारी चीजों तो न्यूट्रल है, पहले के जैसी है, पर इसमें जो फिलहाल की स्थिति में परिवर्तन सबसे ज्यादा कहाँ है, द कैश रिजर्व रेशो सीआरआर वाज कट टू 4% फॉर ऑल बैंक्स। मतलब हर बैंक को अब 4% सीआरआर मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
और मेंटेन करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर धीरे-धीरे 1 लाख करोड़ का फंड तो बढ़ेगा, पर 1 लाख करोड़ का फंड बढ़ने के बाद में मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, ज़्यादा लोग खरीदेंगे। ज़्यादा लोग खरीदने आएँगे तो फिर क्या होगी, चीज़ें महँगी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो महँगाई है, महँगाई बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल की स्थिति में 4.5 से लेकर जो महँगाई कितनी हो जाएगी, 4.8% के आसपास यहाँ पर महँगाई आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल यही चीज़ थी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको पसंद आता है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।